नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपकी दिवाली अच्छी रही होगी, खूब खुशियों से भरी रही होगी। अब आप अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करके आ चुके हैं, वापस जी तोड़ मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर लगिए। अपन ने पिछली क्लास के अंदर मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है। अपन एक बार उस बात को रिवाइज करें तो हमने गोहिल वंश से पढ़ना शुरू किया था। तो हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागबाट, सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। मैंने बताया था कि मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। फिर हमने गोहिलों की उत्पत्ति की बात की थी, तो मैंने बताया होगा कि भंडारकर कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, गौरीशंकर ओझा विरोध करते हैं। मैंने कहा अबुल फजल कहता है कि ईरान के शासक नौशेरवां खां आदिल के संतान है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभ भी, वहां के राजा शिलादित्य और पुष्पावती के संतान है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा खुद सूर्यवंशी कहते हैं। फिर हमने कहा कि गोहिल ने 566 ईस्वी में गोहिल डायनेस्टी की नींव रखी और इसकी जानकारी हमें सामोली अभिलेख से मिलती है। हमने सामोली अभिलेख की बात की। 646 ईस्वी का उदयपुर का अभिलेख है, जिसके अंदर हम उसके आधार पर गोहिलों का कालक्रम तय करते हैं और हम कहते हैं कि गोहिल 566 ईस्वी के आसपास यहाँ पर शासन कर रहा था। फिर हमने कहा कि इसमें अरण्यवासिनी माता के मंदिर की जानकारियां मिलती है, जिसे वर्तमान में जावर माता कहते हैं, और इससे हमें जावर के आसपास के क्षेत्रों में खनन की जानकारियां भी मिलती है। फिर हमने कहा गोहिल के टाइम में चांदी के सिक्के मिले। हमें 1869 में आगरा से खुदाई के दौरान 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर श्री गोहिल लिखा हुआ था। एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ जिसपे शील लिखा हुआ था। फिर हमने आगे बढ़े और हमने कहा कि कर्नल जेम्स टोड और नैन्सी कहते हैं कि गोहिलों की 24 शाखाएं हैं और श्यामल दास कहते हैं कि गोहिलों की 36 शाखाएं हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने बप्पारावल पढ़ा। हमने कहा कि कालभोज वास्तविक नाम था, हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने। सबसे पहले नागदा को राजधानी बनाया और नागदा के अंदर ही एकलिंगनाथ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, जो लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि इन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराया, वहाँ अपने बाणजे को राजा बनाया। रावलपिंडी नाम ही उस शहर का इनके कारण ही पड़ा था, पाकिस्तान में जो जगह हैं। और हमने कहा था कि इन्होंने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर अधिकार कर लिया था। कौन से दुर्ग पर? तो चित्तौड़ दुर्ग पर। फिर हम आगे बढ़े और हमने बात की खूब सारी सी। तो मैंने आपको कहा था कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन के उपाधियां थी, चकवे, राजगुरु और हिंदू सूरज। सीवी वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मार्टल से करता है। अल्लट के बारे में मैंने बताया, आलू रावल मैंने बताया। इन्होंने आहड़ को अपना सब सेंटर बनाया और इन्होंने आहड़ में वरा मंदिर बनाया। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने हुन राजकुमारी हरियादेवी से विवाह किया, हर्षपुर कस्बा बताया। माता का नाम राष्ट्रकूट था और बेटे का नाम नरवाहन था। मैंने आपको बताया कि इसके बाद राजा बना शक्ति कुमार, जिसके टाइम में परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया था, आहड़ को नष्ट कर दिया था। बाद में मुंज के डिसेंडेंट्स में एक राजा हुआ भोज परमार, उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, उसकी उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। कालांतर में कुमारपाल चालुक्य यहाँ से लौटते समय इसका नाम बदलकर शमिदेश्वर कर देता है। ये बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो दिवाली की उन खुशियों को अपने साथ में रखिए और अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अपन बात करेंगे शक्ति कुमार के बाद में जो इधर राजा बनता है, उसका नाम था रण सिंह या करण सिंह। क्या नाम था? तो मैं कहूंगा रण सिंह, या हमें इन्हीं का एक और नाम प्राप्त होता है करण सिंह। हम इनको रण सिंह भी कह सकते हैं, हम इनको करण सिंह भी कह सकते हैं। हम बात करेंगे रण सिंह या करण सिंह की। तो मैं आपको कहूंगा कि इनके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेवाड़ में गोहिलों की रावल और राणा शाखा का विभाजन इसी समय हुआ। किसका? तो रावल वे राणा शाखा का विभाजन। क्या होता है रावल और क्या होता है राणा? तो इन्होंने कहा कि आज के बाद जो बड़ा बेटा राजा बनेगा या जो भी व्यक्ति राजा बनेगा वो तो रावल लगाएगा और जो व्यक्ति सामंत बनेगा वो राणा लगाएगा। कौन रावल बना और कौन राणा बना? तो हम बात करते हैं कि रावल बने शेम सिंह। कौन बने? शेम सिंह। यानी अगला राजा कौन बनेंगे? शेम सिंह बनेंगे। राणा, बाकी सबको राणा कहेंगे, सामंत बनेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट राणा थे राहप। कहीं के सामंत तो बनेंगे ना, तो राहप को एक ठिकाना दिया गया सिसोदा। कौन सा ठिकाना? तो इनको सिसोदा ठिकाना दिया गया। सिसोदा ठिकाना दिया गया किसको? राहब को। इन्हीं के कारण इनके वंशज सिसोदिया कहलाए।
क्या कहलाए? सिसोदिया। नाथद्वारा के पास एक जगह पड़ती है सिसोदा, वहां का इनको सामंत बनाया गया और वहां के सामंत होने के कारण ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। क्लियर आई बात को कि रावल व राणा शाखा का विभाजन हुआ। पहले रावल शेम सिंह बने, पहले राणा राहब बने और राहब को सिसोदा का ठिकाना दिया गया। इसी के कारण राहब क्या कहलाया? सिसोदिया कहलाया। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं। तो हुआ क्या? उसके बाद राजा बने शेम सिंह। कौन राजा बने? शेम सिंह। मैंने अभी कहा जो रावल बनेगा वो राजा होगा, तो शेम सिंह क्या बने? राजा बने। हम बात करेंगे बेसिकली शेम सिंह के पुत्रों की। किसकी बात करेंगे? शेम सिंह के पुत्रों की। शेम सिंह के दो बेटे हुए, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शेम सिंह का पहला बेटा था सामंत सिंह। क्या नाम था? सामंत सिंह। इन सामंत सिंह के शासनकाल में एक घटना हुई थी। हमने जब चौहान पढ़े थे तो हमने उधर भी जालोर के चौहानों में इनकी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि 1177-78 के साल में कीर्तिपाल ने आक्रमण किया। जालोर का शासक था कीर्तिपाल सोनगरा। तो कीर्तिपाल सोनगरा ने क्या किया था? आक्रमण किया और मेवाड़ जीत लिया और मेवाड़ पर अधिकार किया। किसने? कीर्तिपाल सोनगरा ने मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार किया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना 1177-78 में कीर्तिपाल सोनगरा ने आक्रमण किया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब सामंत सिंह यहां से वागड़ चले गए और वागड़ में गोहिल वंश की नींव रखी थी। वागड़ तो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, उसको वागड़ कहते हैं बेटा, और उधर नॉर्थ में हम बागड़ कहते हैं। मांगड़ और वागड़ में बड़ा फर्क है, वो बागड़ है, ये वागड़ है। तो हम बात करेंगे सामंत सिंह ने वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। आई बात समझ में? हमने कहा था ना गोहिलों की 24 ब्रांचें हैं, तो वो ऐसे ही ब्रांचें निकली थी। यहां से सामंत सिंह वागड़ में गोहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। फिर हमने जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था तो मैंने उधर भी बात बताई थी आपको कि सामंत सिंह तराइन के युद्ध में भाग लेता है और वहीं पर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तराइन के युद्ध में ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी? तो सामंत सिंह की। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। आगे बढ़ूं तो आगे बढ़िए सर। इनके बाद में सामंत सिंह के बाद में इनका भाई था कुमार सिंह। कौन? कुमार सिंह। कुमार सिंह वापस मेवाड़ पर अधिकार करता है। कौन? तो कुमार सिंह ने वापस मेवाड़ पर क्या किया? अधिकार किया। तो ध्यान रखना इन्होंने पुनः मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। चौहानों को हराया और मेवाड़ पर वापस अपना अधिकार स्थापित किया। याद रखना सामंत सिंह तो हार जाता है, ये वापस चौहानों को हराकर मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। कुमार सिंह के बाद में हमें जो बड़ा राजा दिखाई देता है वो है जैत्र सिंह। कौन? तो जैत्र सिंह। जैत्र सिंह की मैं बात करूं तो 1213 में राजा बने और 1253 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। ध्यान रखना 1213 में राजा बने और 1253 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। क्या क्या बातें रही इनके शासनकाल की, तो उन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले। मैं जैत्र सिंह के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि इनके टाइम में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। वो घटना थी भूताला का युद्ध। क्या हुआ था? भूताला का युद्ध। कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1227 ईस्वी। क्लियर सी बात? बिल्कुल ध्यान रहेगी सर। किस किस के मध्य हुआ? तो अपने दिल्ली में एक सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। सामने कौन? तो अपने जैत्र सिंह। सामने कौन लड़ता है? जैत्र सिंह। इल्तुतमिश की हार होती है और जैत्र सिंह ये लड़ाई जीत जाता है। कौन जीता? जैत्र सिंह की क्या हुई थी? इस लड़ाई के अंदर जीत हुई थी। फिर आगे बात करते हैं।
जब इल्तुतमिश हार गया था, यहां से वापस लौट रहा था, तो इल्तुतमिश ने देखा कि सारे जो सिसोदिया हैं वो भूताला के युद्ध में है। उदयपुर में जगह पड़ती है भूताला की, भूताला के युद्ध के मैदान में अभी तक लौटे नहीं, तो इस मौके का फायदा उठाता है और राजधानी नागदा लूट लेता है। ध्यान रखना, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा लूट ली। नागदा लूटी भाई साहब, ध्यान रहेगी बात, बिल्कुल ध्यान रहेगी सर। अब आगे बात करते हैं इल्तुतमिश के बाद की। तो इसी युद्ध की जानकारी, कौन से युद्ध की? भूताला के युद्ध की जानकारी तो मैं कहूंगा एक राइटर हुआ जयसिंह सूरी। कौन? जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है। किससे मिलती है? तो हमीर मदमर्दन से मिलती है। क्लियर सी बात? किस युद्ध की जानकारी? जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है। अब सवाल बनता है कि इसमें हमीर शब्द किसके लिए है, कि हमीर शब्द किसके लिए कहा गया है? और आपको ऑप्शन में देगा कि रणथंभौर का शासक हमीर, मेवाड़ का शासक हमीर। अब आपका दिमाग घूम जाएगा, बोले यार कौन सा अमीर करें? तो ध्यान रखना, इसमें हमीर शब्द का तात्पर्य इल्तुतमिश है। तो ध्यान रखना, इसमें हमीर का तात्पर्य इल्तुतमिश से। हमीर किसको कहा गया है? तो इल्तुतमिश को कहा गया है। आप में से कोई अगर मुस्लिम डायनेस्टीज की हिस्ट्री पढ़ा हुआ हो या एक वेब सीरीज देखी हो आपने कभी, ड्रिलिस अर्तुगरुल, वो वेब सीरीज के अंदर आप जब देखते हो तो उसमें जो मुस्लिम शासक है उन्होंने खुद को अमीर कहा है। अक्सर मुस्लिम शासकों को अमीर कह के बुलाते थे। तो अमीर यानी हमीर है, इल्तुतमिश को कहा गया है। मुस्लिम शासकों को अमीर कहते थे, अमीर का अमीर इन्होंने कर दिया। जब लौटती हुई इल्तुतमिश की सेना ने राजधानी लूट ली तो जैतर सिंह ने कहा यार राजधानी किसी सेफ जगह पे होनी चाहिए। ऐसे प्लेन मैदान में राजधानी रहेगा तो कोई भी आकर अधिकार कर लेगा, तो राजधानी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। कहां करें? तो कहा यार राजधानी को और तो कहां शिफ्ट कर सकते हैं, अपने दादा बप्पा रावल ने जो चित्तौड़ जीता था वहीं शिफ्ट कर लो। बोला चित्तौड़ आजकल किसके पास? तो कब परमारों के पास। तो ध्यान रखना, परमारों को हराया। किसको हराया? तो परमारों को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार किए। परमारों को हराकर चित्तौड़ जीता और इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने? तो ध्यान रखना, जैतर सिंह। अब आपको सवाल पूछेगा पहली बार चित्तौड़ जीता किसने? तो बप्पा रावल ने। पहली बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? तो जैतर सिंह ने बनाया। परमारों को जब हराया, परमार स्वाभाविक तौर पर वापस कुछ न कुछ करेंगे, तो इस बार परमारों का राजा एक था प्रताप सिंह। किसने? प्रताप सिंह। आबू का परमार था। प्रताप सिंह परमार ने, कहां का राजा? आबू का राजा। प्रताप सिंह परमार ने चंद्रावती का क्षेत्र जीत लिया, चंद्रावती के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया? तो चंद्रावती के क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया था? प्रताप सिंह ने अधिकार कर लिया था। क्लियर सी बात। यहां तक कि जैतर सिंह के टाइम में हमने पढ़ा भूताला का युद्ध, तो मैंने आपको कहा था कि भूताला जगह उदयपुर में पड़ती है। इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता है, इल्तुतमिश की हार होती है, जैतर सिंह जीत जाता है। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना राजधानी नागदा लूट लेती है।
मैंने कहा इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है। मैंने आपको कहा कि इस पुस्तक के अंदर हमीर शब्द का अर्थ इल्तुतमिश से है। इसने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। परमारों ने यहाँ इन पर आक्रमण किया और इनसे चंद्रावती वाला क्षेत्र क्या कर लिया है, छीन लिया है। फिर आगे बात करते हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, कौन कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है कि इनका शासन है जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, कि जयद्रथ सिंह का जो शासन काल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या है, स्वर्ण काल है। ध्यान रहेगी बात? बिल्कुल ध्यान रहेगी सर। फिर आगे बात करते हैं तो एक राइटर हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी कहते हैं कि इनका शासनकाल, या फिर अपन लिखते हैं जयद्रथ सिंह से सीधा, कि जयद्रथ सिंह दिल्ली के सल्तनत काल के समय, दिल्ली के सल्तनत काल के समय, सल्तनत काल में मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक, कि जब दिल्ली में सल्तनत काल था, जब दिल्ली में सुल्तान थे, तो मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई था तो वो जयद्रथ सिंह था। सर सल्तनत काल कब, तो उसकी भी बात कर लेते। सल्तनत काल का टाइम मैं इधर आपको नीचे बताता हूं। जो सल्तनत काल का समय है वो टाइम कहलाता है तुम्हारा 1206 से लेकर 1526। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा बनता है और 1526 के अंदर 1526 के अंदर अपने बाबर पानीपत की लड़ाई जीतता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके बाद का समय मुगल काल कहलाता है। मुस्लिम आक्रमणकारी मुस्लिम राजाओं के समय को हम दो भागों में बांटते हैं, एक काल सल्तनत काल और एक काल मुगल काल। मुगल काल वो है जो बाबर के वंशज हैं, उससे पहले का टाइम सल्तनत काल कहलाता है। तो 1206 से लेकर 1526, इसमें बेसिकली 5 राजवंश थे। कौन कौन से? तो गुलाम वंश। कौन कौन से वंश? तो गुलाम वंश। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा खिलजी, फिर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। फिर मैं बात करूंगा तो सैयद डायनेस्टी। तो फिर मैं बात करूंगा लोधी डायनेस्टी। किसकी? लोधी डायनेस्टी। कालांतर में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर यहां पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है पानीपत के युद्ध के अंदर। ध्यान रहेगी बात आपको। सल्तनत काल का ध्यान रखना। सल्तनत काल में कौन कौन था? तो सल्तनत काल में 5 राजा थे। 1206 से 1526 का टाइम था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। क्लियर हुई ना बात को? बिल्कुल क्लियर हुई सर। आगे बात करें तो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्कर्ष आपके लिए दिवाली का महा ऑफर लेके आया है। आप में से ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसका फायदा उठा लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी फायदा नहीं उठा पाए। तो कल तक का आपके पास समय है। कल 15 तारीख है, कल ऑफर की लास्ट डेट है। चूक नहीं जाना है आपको। ध्यान रखें कि उत्कर्ष आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी छूट लेकर आया है। आपको साथ में टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी और आपको ऑनलाइन कोर्स पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो आप जल्दी से उत्कर्ष के ऐप पर जाइए और ऑनलाइन ऑफर का फायदा उठाइए जितना जल्दी हो सके। कल तो अपने ऑफर एंड हो रहा है, तो आप जितना जल्दी फायदा उठा सकते हो उतना जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए। जयद्रथ सिंह की बात हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तेज सिंह। कौन पढ़ेंगे? तेज सिंह। जयद्रथ सिंह के बाद इनके पुत्र तेज सिंह राजा बने। तो तेज सिंह की एक जानकारी मैं आपको सबसे शुरू में ही बता चुका था। जब हम जालौर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको उधर एक राजा पढ़ाया था, उदय सिंह, जालौर में।
हमने कीर्तिपाल पढ़ा, फिर हमने समर सिंह पढ़ा, फिर हमने उदय सिंह पढ़ा। तो मैंने आपको उदय सिंह के बारे में बताया था कि उदय सिंह, जालोर के उदय सिंह की पुत्री रूपा देवी से विवाह किया था। जालोर का राजा था उदय सिंह, जालोर के उदय सिंह की पुत्री रूपादे से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था, शादी की थी रूपादे से। इन्हीं के शासनकाल के अंदर, किसके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में एक चित्र की रचना की गई। आप जब चित्रकला पढ़ोगे तो कल्चर वाले सर आपको उधर पढ़ाएंगे। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ था जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के, चित्र का नाम है पूरा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया। 1860 में कमल सेन सूरी करके एक चित्रकार थे, तो उन्होंने इसका क्या किया था, चित्रण किया था। क्लियर सी बात, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बात करें तेज सिंह की, तो हम कहेंगे इनकी एक रानी थी जिनका नाम था जैतल देवी। इनकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। कौन सा, तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। ध्यान रहेगी बात, कौन सा मंदिर बनवाया, तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। किन्होंने, तो इनकी रानी जैतल देवी ने। आगे बात करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि इनकी कुछ उपाधियों की बात कर लेते हैं हम, इनके कुछ टाइटल्स की बात करते हैं। तो मैं कहूंगा इनकी उपाधियां, कौन कौन सी, तो हम कहेंगे महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम भट्टारक और परमेश्वर। कौन सी उपाधि, महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। महाराजा धीराज तो आप समझते हो, परमेश्वर भी आप समझते हो। परम भट्टारक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भगवान विष्णु को मानता हो, भगवान विष्णु की पूजा करता हो, उसे परम भट्टारक कहते हैं। क्लियर हुआ अपना, बिल्कुल हो गया सर। वापस रिवाइज करते हैं तेज सिंह को, तो हम कहते हैं जालोर के उदय सिंह की पुत्री रूपादे से विवाह किया। इन्होंने टाइम में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया, एक ग्रंथ है। इनकी रचना, इनकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। इनकी 3 उपाधियां, महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। इसके बाद जो राजा बना उनका नाम है समर सिंह। क्या नाम है, समर सिंह। तो आशा करता हूं कि आपको समर सिंह के बारे में वो बात याद होगी जब मैंने आपको हमीर की दिग्विजय नीति पढ़ाई थी रणथंभौर वाली की। तो मैं कहा था कि चित्तौड़ के शासक समर सिंह को हराया था, तो ध्यान रखना। हमीर ने समर सिंह को पराजित किया। दिग्विजय नीति के तहत हमीर से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। 1299 में, कौन से साल में, 1299 में। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो यहां से जालोर वाले कानड़देव ने जब रास्ता नहीं दिया था, हमने जालोर के जब साका पढ़ा था 1308 वाला सिवाना का आक्रमण और 1311 का जालोर वाला आक्रमण पढ़ा था, तो हमने बात की थी इनकी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कानड़देव ने रास्ता नहीं दिया था। उनको जब वहां से रास्ता नहीं दिया था तो वापस वो उधर से चित्तौड़ की तरफ आए और समर सिंह ने उनको क्या दिया था, रास्ता दिया था। लेकिन समर सिंह ने रास्ता देने के बदले में टैक्स ले लिया था। ध्यान रखना, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान में, जब गुजरात जा रहा था कि गुजरात अभियान के समय
रास्ता देने के बदले, रास्ता देने के बदले कर वसूला, टैक्स ले लिया भाई, बोला कोई स्टाफ नहीं है, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा तेरे, मुझे नहीं चाहिए रास्ता, मुझसे यहाँ निकलना है तो मुझे मेरे पैसे दे के जा। अब टैक्स भी वसूला तो कोई वो पैसों वाली बात नहीं थी। एक्चुअल में क्या, जब सेनाएं गुजरा करती थी तो उन स्थानों पर फसलें खराब हो जाया करती थी, तो साहब उन किसानों की, जिनकी बेचारों की फसलें बर्बाद हुई, उनको भरपाई कौन करेगा? तो इनसे क्या लिया, कर लिया, और उनकी फसलों की क्या की, इन्होंने भरपाई की। भाई साहब बड़ी बड़ी सेनाएं, लाखों की फौजें जब गुजरती है तो फसलें बर्बाद ही हो जाती है जमीनों पर, तो उसके लिए इनसे क्या लिया, टैक्स लिया। चित्तौड़ का बड़ा राजा हमें नजर आता है रतन सिंह। कौन सा राजा? रतन सिंह। सिर्फ 1 वर्ष का शासनकाल, 1302 में राजा बने, 1303 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। बात करेंगे इनके टाइम में क्या हुआ, तो इनके टाइम में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण? तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303। आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण रहे, तो अपन आक्रमण के कारणों की बात करेंगे कि भाई जब आक्रमण किया गया तो उस आक्रमण करने के क्या क्या कारण रहे। कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम हिस्ट्री के अंदर जब भी कोई अटैक पढ़ेंगे, जब भी कोई आक्रमण पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि साम्राज्यवादी नीति। सबसे पहली बात तो साम्राज्यवादी नीति, या मैं कहूंगा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, कि साहब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, इस वजह से चित्तौड़ पर क्या किया, अधिकार किया। दूसरी बड़ी बात कि चित्तौड़ दुर्ग की भौगोलिक आर्थिक तथा सामरिक महत्व, कि चित्तौड़ दुर्ग का भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक महत्व। भौगोलिक क्या होता है, तो ज्योग्राफी का। चित्तौड़ दुर्ग, दिल्ली से जब भी कोई व्यक्ति गुजरात और मालवा की तरफ जाएगा तो उसे चित्तौड़ से होकर ही जाना पड़ेगा। मैं कहूं भाई राजस्थान अपना अर्धचंद्र बना दूं, मैं पतंगाकार है तो मैंने आधी पतंग बनाई है। मैं कहूं आपको कि इसमें ये वाली जो जगह है वो सारा मेवाड़ है, नीचे का क्षेत्र वागड़ है, ये वाला मेवाड़ है। अब कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, उसे इधर गुजरात जाना है तो यहां से निकलना है। कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, उधर इधर मालवा जाना है तो भी यहीं से जाएगा। तो एक तो भौगोलिक स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर आर्थिक, तो भाई गुजरात और मालवा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जगह थी। कैसे? तो जो गुजरात था वहां से फॉरेन ट्रेड होता था, जो मालवा था वहां एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा थी, नदियों वाला क्षेत्र था, इनकम टैक्स ज्यादा आता था। गुजरात से बिजनेस ज्यादा होता था, विदेशी व्यापार होता था तो टैक्स ज्यादा आता था। तो हर कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठता था वो ये चाहता था कि मैं गुजरात पे और मालवा पे अधिकार कर लूं। लेकिन जब वो अटैक करने के लिए आते, यहां पर हमले वमले करते और वापस जाते, तो गुजरात वाला मना कर देता, मालवा वाला मना कर देता टैक्स देने के लिए। और बार बार दिल्ली से गुजरात और मालवा सेना लेकर आना भी पॉसिबल नहीं था, पैदल सेना को आने में समय लगता था। तो कहीं ना कहीं ये बड़े कारण रहे। तो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा कोई आदमी मेवाड़ में बैठ जाए ताकि मालवा वाला इधर से पड़पड़ करे, इधर उसको सल्टाए, गुजरात वाला पड़पड़ करे तो उसको यहां से कंट्रोल किया जा सके। तो इसकी आर्थिक स्थिति इंपॉर्टेंस भी थी अपने आप में। सामरिक इंपॉर्टेंस ये होगी कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, है ना। सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। आई बात समझ में? बिल्कुल। अपन ने सामरिक और भौगोलिक के बारे में तो जब जालौर पढ़ा तब भी मैंने आपको बताया, और जब हमने रणथंभौर पढ़ा तो भी मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखना इन बातों का। फिर 1299 में समर सिंह ने जो टैक्स वसूला था वो एक कारण बना। वही बात है जो मैंने कही कि पहले जो घटा है वो सब कुछ कारणों में लिखना है। तो 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की
सेना से कर वसूला। ध्यान रहेगी बात, बिल्कुल ध्यान रहेगी सर, अभी अपन ने बात की थी इसकी। फिर एक कारण कि पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता, आगे बात समझ में। पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता का क्या लफड़ा हुआ? तो रतन सिंह की एक रानी थी पद्मिनी, पद्मिनी बेहद सुंदर थी। इनके दरबार में एक व्यक्ति था राघव चेतन। तो राघव चेतन पद्मिनी को गलत नजर से देखता था। रतन सिंह को कतई पसंद नहीं आया, और दुनिया के किसी भी पति को यह पसंद थोड़ी आता है कि उनके घर की महिलाओं को कोई गलत नजर से देखे। और भाई साहब, हम कहें कि हमें भी उसकी जगह हम भी होते तो बुरा लगता, सीधी बात है। घर की बहन बेटियों को कोई और बुरी नजर से देखे तो कैसे सहन किया जाए? अलाउद्दीन खिलजी उसे वहां से निकाल देता है। ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं तो कहूं ऐसे को मार देना चाहिए भाई साहब। वो बाहुबली मूवी में कहते हैं ना, देवसेना जो हाथ पकड़े उसका हाथ नहीं काटते हैं, उसका काटते हैं गला। गर्दन काटनी चाहिए ऐसे आदमी को तो सीधी सीधी। तो क्या हुआ सर? तो अब स्थितियां इतनी भयंकर हो गई कि राघव चेतन यहां से निकलकर अलाउद्दीन के पास चला गया। कौन? राघव चेतन। राघव चेतन यहां से अलाउद्दीन के पास चला गया, और अलाउद्दीन को रोज कहता, भाई दुनिया में कोई खूबसूरत है तो पद्मिनी है। हम ही हंसतो, हम ही हंसतो, हम ही हंसतो, कि पद्मिनी से सुंदर दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अटैक करने के लिए क्या किया? मोटिवेट किया। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन पद्मिनी का पढ़ते हैं, फिर अपन आगे कुछ बातें करेंगे। पहले मैं बात करता हूं पद्मिनी की। तो एक राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी, उसकी किताब पद्मावत के अनुसार हम कह रहे हैं कि पद्मिनी थी जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। हम पीछे लास्ट में जब कोट करेंगे पद्मावत तो मैं उधर भी बताऊंगा कहां की राजकुमारी। तो सिंहल द्वीप की क्या थी? राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप श्रीलंका वाला क्षेत्र। ऐसा कहते हैं कि इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था, और माता का नाम चंपावती। मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आया कि जिस श्रीलंका का कभी क्रिकेटर गोरा नहीं देखा हो, वहां की राजकुमारी गोरी कैसे हो सकती है? इतनी इतनी खूबसूरत राजकुमारी पद्मिनी, जिसके बारे में इतनी तारीफ की जाती है, कैसे? हालांकि हमारा राजस्थानी साहित्य तो यह कहता है कि पद्मिनी पूगड़ की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? पूगड़ की राजकुमारी थी, और पुण्यपाल भाटी की बेटी थी। अभी अपन बात करेंगे। उससे पहले हमें इसकी बात करूं तो मैं कहूं एक तोता था हीरामन। कौन सा तोता? हीरामन तोता। ऐसा कहते हैं कि यह तोता पद्मिनी का था। पद्मिनी के पिंजरे से उड़ गया। कालांतर में उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया, और शिकारी ने जब पकड़ लिया तो उसे किसी को बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने लाकर रतन सिंह जी को गिफ्ट कर दिया। तोता बहुत सुंदर बोलता था, बहुत समझदार तोता था। तो रतन सिंह ने ले जाकर उस तोते को अपने महल के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर टांग दिया। रतन सिंह की एक और रानी थी जिसका नाम था नागमती। एक दिन सुबह सुबह नागमती तैयार हुई। महिलाओं को क्या थोड़ा यूं स्पेशल तारीफ करनी पड़ती है। आप घर में भी देखिए, अपनी दीदियां, आपकी बहनें जब भी तैयार होती है तो आपको पूछती है कैसी लग रही हूं, ठीक लग रही हूं ना, एकदम ओके। तारीफ करनी जरूरी होती है। और उन्होंने रतन सिंह जी को पूछा, रतन सिंह जी कैसे लग रहे हो? रतन सिंह जी को पता था, लेकिन भाई साहब फलके खाने हैं। लुगाई को अगर ये कह दे पुटरी नहीं लग रही है तो रोटी कौन गालेगा? तो रतन सिंह जी ने कहा, शानदार, आपसे खूबसूरत तो मैंने दुनिया में कोई लड़की नहीं देखी। तोता वहीं लटक रहा था पिंजरे में। तो तोते ने कहा, राजन क्यों झूठ बोल रहे हो? दुनिया में अगर कोई खूबसूरत है तो वो पद्मिनी है। रतन सिंह ने कहा, कहां है? तो कहा, सिंहल द्वीप, श्रीलंका चलना पड़ेगा। रतन सिंह जी हीरामन तोते के कहने के कारण श्रीलंका चले गए। वहां पर जंगलों के अंदर भटके, लेकिन उनको पद्मिनी के दर्शन नहीं हुए। अच्छा, अब कंफर्म करना भी तो जरूरी होता है। तोते को क्या पता खूबसूरती क्या होती, पहले अपनी आंखों से तो देखें। वहां पहुंच गए, समय के साथ पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने वहां पर साधु का वेश धारण कर लिया, वहां पर घूमने लग गए। रोज पद्मिनी के घर जाते, भिक्षाम देई आवाज लगाते,
कि साहब कभी तो पद्मिनी भिक्षा डालने के लिए बाहर आएगी और हमें पता चलेगा कि पद्मिनी कितनी खूबसूरत है। लेकिन एक दिन पद्मिनी के पापा आ गए गंधर्व सेन जी, उन्होंने शकल की तरफ देखा और कहा, यार डील डाल से तो यूं आदमी ठीक नहीं लगता तू, और ऐसे क्या, अब तो आदमी साधु बनने के लायक तो नहीं लगा। और उन्होंने हाथ देख के वो देवसेना वाला डायलॉग कि हाथ हथियार चलाए हुए हाथ है, ऐसा यूं नॉर्मल आदमी तो नहीं लग रहा। उसने कहा, सर सही पहचाना आपने। बोले, कौन हो आप? तो बोला, सर मैं तो मेवाड़ का राजकुमार हूँ। बोले, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ इससे जीने का क्या कारण है? बोले, साहब कारण तो आपके राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, और आप अगर परमिशन दे तो मैं उसे मेरे राशन कार्ड में मेवाड़ ट्रांसफर करा लूँ एनओसी ले जाके। मेवाड़ अपने स्वर्णिम दौर में था, जहां जतर सिंह इल्तुतमिश को हराकर भेज रहा है, जहां समर सिंह इनसे टैक्स वसूल रहा है सल्तनत काल के राजाओं से। मेवाड़ की ख्याति पूरे चहुं और फैल चुकी थी। मना कैसे कर सकता था गंधर्वसेन? गंधर्वसेन ने कहा कि मेरी बेटी का अहोभाग्य कि उसे आपके जैसा पति मिलेगा, और गंधर्वसेन ने इनकी शादी रतन सिंह जी से करवा दी थी। ये कुछ कहानी थी। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत में लिखा हुआ है। अपना राजस्थानी साहित्य कुछ और कहता है पद्मिनी के बारे में। तो मैं कहूंगा राजस्थानी साहित्य के अनुसार, किसके अनुसार? तो राजस्थानी साहित्य के अनुसार पद्मिनी कौन थी? तो पद्मिनी पूगड़ की राजकुमारी थी। बीकानेर में एक रियासत पड़ती भाटियों की, पूगड़। तो पद्मिनी पूगड़ की राजकुमारी थी। और इसके पिता का नाम पुण्यपाल भाटी था। हाँ, ये थोड़ा मानने में आता है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा कहता है कि भाटियों की राजकुमारियां खूबसूरत होती थी। अब राजस्थानी में एक बहुत सुंदर गाना है जल्ला सेन, कभी सुनो, तो उसमें लाइन आती है कि राजा में राजो भलो राठौड़ी रे, रानिया में रानी भली भटियाणी सा, शहरा में शेर भलो जोदानो सा। तो रानियों में रानियां खूबसूरत कहाँ की? भाटियों की। फिर याद दिलाऊं तो एक दोहा है राजस्थानी का कि पूगड़ गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसाने जन्म लियो न परनाई चित्तौड़। जैसाने यानी जैसलमेर के भाटियों की पुत्री है ये। तो कौन कहता है? राजस्थानी साहित्य कहता है। ये मानने में थोड़ा ठीक ही लगता है। मैंने आपको खूब बात बताई कि हमारे संगीत, हमारे गाने कितनी तारीफें करते हैं भाटियों के विरोध की, तो सॉरी भाटियों के राजकुमारियों की। और आप देख लीजिए, हिस्ट्री भी इस बात का एविडेंस देती है। उधर वाला क्षेत्र की राजकुमारियां पूटी रही होगी, तभी तो हमारे पाबू जी, हमारे रामदेव जी, जितने भी लोग देवता शादी करने उधर गए। और आप ढंग से देखिए कि हिस्ट्री में जितने भी बड़े लफड़े हुए उनमें भाटियों की जो राजकुमारियां, जो रानियां, उनका बड़ा योगदान है। चाहे मालदेव के समय में उमादे देख लो, बारमली देख लो। बारमली भी तो जैसलमेर साइड की थी। सिर्फ भाटियों की बात नहीं है, उधर का बेल्ट ही ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुंदरता के लिए जाना जाता था। आप गागरोन के अचलदास खिंची को देखिए, वो पुगड़ की राजकुमारी उमादे सांकली से विवाह करते हैं उसकी खूबसूरती से प्रेरित होकर। आप फिर हिस्ट्री उठाकर देखिए, प्रताप के पिता उदय सिंह जी अपनी रानी धीरबाई भटियाणी के लिए अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाकर जगमाल को राजा बना देते हैं। अपन आगे बात करेंगे, है ना। अब फिर देखिए कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी राजसमंद जेल बनवा देते हैं भाटी रानी के। तीज पर जा रहे थे, वो गोमती नदी पार नहीं कर पाए थे इस कारण। तो भाटियों की रानियों की खूबसूरती के किस्से हैं साहब। फिर अपन आगे बात करेंगे। तो दोनों बातें यहां की क्लियर हुई। अब अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण? तो अलाउद्दीन का आक्रमण। अलाउद्दीन का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया भाई साहब। काफी लंबे समय तक बैठा रहा और उसे पता चला कि मेवाड़ के गुहिलों को हराना इतना तो आसान नहीं है। इस दुर्ग पे कब्जा करना बहुत टेढ़ी खीर है। अब क्या किया जाए साहब? तो वो रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव देता है। दुर्ग के अंदर जाता है और रतन सिंह को कहता है कि यार एक बार तुम्हारी पत्नी पद्मिनी को देखना चाहता हूं, तुम्हारी रानी पद्मिनी को देखना चाहता हूं। लेकिन रतन सिंह जी कहते हैं यार क्या आदमी है तू, दिमाग खराब है तेरा, ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई गाड़ी कार मोटरसाइकिल की चाबी है क्या जो दिखा दो और दे दो? और हद होती है यार, किसी की पत्नी की तरफ, किसी के घर के अंदर ऐसे झांक के कौन देखता है?
अलाउद्दीन कहता है प्लीज एक बार दिखा दो। कहानियां तो ऐसा कहती है कि रतन सिंह जी ने पद्मिनी को उन्हें झरोखे में लाए और पानी के अंदर प्रतिबिंब में दिखाया, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा कहता हूं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हम राजस्थान के लोग अपनी आन बान शान, अपनी माता बहनाओं के रक्षा के लिए हमारी गर्दनें कटवाई है हमने। हमारी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने पति के युद्ध के मैदान में हार कर लौटने पर किले के दरवाजे बंद करा दिए हो, जिन्होंने पति के युद्ध के मैदान में भेजने के लिए अपनी गर्दनें काट के दे दी हो। वो राजस्थान अपनी पत्नी को झरोके में से उस खिलजी जैसे दुरुत पागल, मैं कहूंगा जिसका कोई जमीर नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसे दिखा सकता है। लेकिन कहानियां कहती है कि दिखाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसे देखा तो अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया। बोले साहब इससे खूबसूरत राजकुमारी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी है। जब खाना खाकर रतन सिंह उसे गेट तक छोड़ने के लिए जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लेता है, अपने साथ दिल्ली ले जाता है। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया, धोखे से बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। धोखे से क्या बना लिया? बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। अब उसने लेटर लिखा मेवाड़ कि अगर आप चाहते हो कि आपका राजा सुरक्षित और जीवित रहे तो पद्मिनी को मेरे हवाले करना पड़ेगा। मेवाड़ के सरदारों को एक उतरे 10 चढ़े। पद्मिनी खुद शीशे के सामने खड़ी होकर यह कह रही है कि भगवान क्यों ये सुंदरता दी। आज मेरे स्वामी, मेरे पति मेरी वजह से संकट में है। सिर्फ ये सुंदरता, यह चेहरा मेरा सुंदर नहीं होता तो ऐसी समस्याएं नहीं आती। लेकिन राजस्थान की महिलाएं जितनी बहादुर होती है उससे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान होती है। मैं कहता हूं कि इस समाज में, इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में आपको कहीं रेप की कई घटनाएं मिल जाती है। शहरों के अंदर लोग रात को बाहर निकलने से डरते हैं, लड़कियों को दिन में अकेला बाहर भेजने से डरते हैं। लेकिन हम राजस्थान की उस माटी से संबंध रखते हैं जहां पर हमारी मम्मियां सुबह 7 बजे खेत जाती है और शाम को पापा शहर से लौटते समय अपने साथ बिठा कर लेके आते हैं। दिन भर अकेली खेत में काम करती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उनकी तरफ आंख उठाकर देख ले। आज से नहीं, पीढ़ियों से हो रहा है। कारण है कि हमारे दांतले की धार उनकी आंखों से तेज होती है। अगर वो बुरी नजर से देखता है ना तो हमारी महिलाएं उनकी गर्दन काट कर उनके हाथ में दे देती है। हमारे राजस्थान की महिलाएं बहादुर रही है, हमारे राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है। फिर मैं आगे बात करूं तो पद्मिनी अपने भतीजे गोरा और बादल, अपने भाई गोरा और भतीजे बादल को बुलवाती है और उनको सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, ये सारा मामला है, अब इसे कैसे हैंडल किया जाए। और वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी को लेटर लिखा जाए और उसको कहो कि पद्मिनी आपके पास आने को तैयार है, लेकिन उसके साथ 1600 दासियां आएगी। तो दासियों की जो पालकियां लेके गए थे उनके अंदर योद्धाओं को बिठाया। पालकियों को जो उठाने वाले कहार थे उन कहारों की जगह योद्धा रखे, सैनिक रखे। वहां पहुंचे दिल्ली और अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहां पर मात खा जाता है और रतन सिंह से मिलने की परमिशन देता है। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ रतन सिंह को मिलने के लिए भेजता है और पद्मिनी और बाकी योद्धा इस बात का फायदा उठाते हैं, उस छोटी सी टुकड़ी को वहां पर मार देते हैं और रतन सिंह को बचाकर वापस ले आते हैं। कहते हैं बादल वहीं मर गया था, अपन आगे साके में लिख लेंगे, कहीं वहां मरा, यहां मरा, मरा तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने ही है। तो ध्यान रखना, पद्मिनी ने अपने भाई गोरा तथा भतीजे बादल की सहायता से, बादल की सहायता से रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ ले आई। वो महानतम महिला
मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की नाक के नीचे से अपने पति को वापस बचाकर दिल्ली ले आई। कितनी बड़ी बात है, महिला कितनी बहादुर रही होगी। अब अलाउद्दीन खिलजी को यह बात कतई सहन नहीं हुई कि कोई मेरे यहां से मेरे किसी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को बचाकर छुड़ाकर कैसे ले जा सकता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और हम कहते हैं चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। क्या हुआ? चित्तौड़ का प्रथम साका कब? 1303। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी साका होता है तो उसमें महिलाएं खुद को आग के हवाले कर देती है, खुद जिंदा जल जाती है आग में, तो उस टर्म को जौहर कहा जाता है। पुरुष केसरिया वस्त्र धारण कर कर दुश्मन से लड़ाई करने के लिए जाता है तो उसे केसरिया कहते हैं। साके की दो टर्म्स होती है, एक टर्म होती है जिसको हम जौहर कहते हैं और दूसरी जो टर्म होती है हम उसे केसरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। केसरिया कौन करता है? तो पुरुष करते हैं। जौहर कौन करता है? तो महिलाएं करती है। यहां पर जौहर कौन करता है? तो जौहर करती है पद्मिनी प्लस 7 में 1600 अन्य महिलाएं। 1600 अन्य महिलाएं। अक्सर आप लोग गलती से लिख देते हो रानियां। नहीं भाई, रानियां नहीं है। 1600 रानियां होना पॉसिबिलिटी वाली बात भी नहीं लगती। जिन्होंने केसरिया किया होगा तो बाकी सबकी पत्नियों ने यहां पर जौहर किया होगा, खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। महिला कितनी महान रही होगी कि दिल्ली के सुल्तान के साथ रहना पसंद नहीं किया, ससम्मान मरना पसंद किया। हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, राजस्थान की इस माटी को इज्जत कितनी प्रिय है। शायद जिसी के लिए कहा जाता है कि दीदा निज गुण देवता न रिखिया दीनी आशीष, सरजी जिन दिन मरुद्रा ने सोनी निभायो शीश। कि वो मिट्टी है, जिस दिन इसका सर्जन हुआ होगा उस दिन पृथ्वी ने, इस माँ ने, इस वसुंधरा ने, इस धरती ने अपना शीश नवाया होगा। मैं बात करूंगा केसरिया की, तो केसरिया किया था रतन सिंह ने। उसमें रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। मैंने कहा था कि किताबें ऐसा कहती है कि बादल की मृत्यु वहीं रतन सिंह को छुड़ाने के टाइम में ही हो गई थी, लेकिन ठीक है, मरा तो रतन अलाउद्दीन के खिलाफ ही है। यहां मरा वहां मरा, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। किसकी जीत हुई? अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खुले, उसने अंदर देखा कि अंदर कोई मौजूद ही नहीं था। उसका दिमाग खराब हो गया कि ना पद्मिनी मिली और मैं क्या कर गया। ऐसे में बौखलाया हुआ व्यक्ति क्या करे? तो गरीब पे अत्याचारी करेगा। और चित्तौड़ में जो आम जनता रह रही थी उनका कत्लेआम कराया, उनका मैसेकर करवा दिया, उनका नरसंहार करवाया। वह व्यक्ति चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 30,000 लोगों को कटवा देता है। हम कल्चर में पढ़ते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। अंदर जनता रहती थी, तो जो पुरुष थे वो केसरिया कर गए, जो महिलाएं थी वो जौहर कर गई, लेकिन कुछ बुढ़े बच्चे बचे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 लोगों को जिंदा कटवा दिया। भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया, सब नरसंहार करवा दिया। कितना घटिया आदमी रहा होगा, उसकी इसी बात से पता चल रहा है हमें क्यों निर्दोषों को मरवा दिया। ध्यान रखना, चित्तौड़ की जिम्मेदारी अपने बेटे खिजर खान को दी। चित्तौड़ की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर खान को दी। खिजर खान को दी।
फिर याद कीजिए, रणथंभौर की जिम्मेदारी उलुग खां, सिवाना की जिम्मेदारी जालोर की जिम्मेदारी कमालुद्दीन गुर्ग और चित्तौड़ की जिम्मेदारी खिज्र खां को। और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। नाम बदलने का तो शायद इनको शौक ही रहा। रणथंभौर अभियान के समय जाइन का नाम बदलकर नौशहर कर देता है। इधर जालोर अभियान के समय सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। जब खिज्र खान यहां पर रहा तो खिज्र खान ने यहां पर निर्माण कार्य करवाए। उनकी बात करें, खिज्र खान के निर्माण कार्य क्या क्या, तो अब कल्चर में पढ़ते हो कि चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। तो उस गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। कौन सी नदी पर? गंभीरी नदी पर पुल बनवाए। पुल समझते हो, ब्रिज, नदी पार करने के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है, पुल बनवाया। और एक मकबरा बनवाया, मॉस्क्यू बनवाया। हिंदू धर्म में हम जिसे छतरियां कहते हैं, मुस्लिम धर्म में मरने के बाद मकबरे बनाए जाते हैं। एक मकबरा बनाया, यहां पर एक अभिलेख लगाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा दाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख 1310 का। भाषा कौन सी? फारसी। है कहां? तो चित्तौड़। इस अभिलेख में वो खुद के बारे में लिखवा रहा था, लेकिन किसी ने कहा नाजोगे, तेरे को जानता कौन है? तेरे को तेरे पापा की वजह से जानते सब, तू है कौन? तो क्या करूं? तो बोले तू अपने बारे में क्यों लिखा रहा है? अपने पापा के बारे में लिखा। तो पापा के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखवाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां हैं इस अभिलेख। एक तो उस मकबरे के निर्माण की तो जानकारियां मिलती है, और अलाउद्दीन खिलजी की क्या मिलती है इससे? उपाधियां। इस अभिलेख में वो अलाउद्दीन खिलजी को 3 उपाधियां देता है। सिकंदर शानी, वो कहता है कि मेरे पिता दुनिया के दूसरे सिकंदर हैं, मेरे पिता ने दुनिया जीत ली है, क्योंकि उन्होंने ऊपर से लेकर दिल्ली से लेकर विंध्याचल, साउथ इंडिया तक जीत गए थे। विंध्याचल की पहाड़ियां क्रॉस करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था अलाउद्दीन। तो उसे लगा कि दुनिया में है जो इतनी जगह है और तो कुछ है ही नहीं। सही आदमी था। तो ध्यान रखना, सिकंदर सानी वो कहता है कि मेरे पिता संसार के रक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। उस नाजोगे को पता नहीं था कि 30,000 आदमियों को मरवाने वाला आदमी संसार का रक्षक नहीं हो सकता। फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए शायद 30,000 का आंकड़ा छोटा रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि हाँ यार मेरे पिता तो रक्षक है। और उसने कहा कि मेरे पिता ईश्वर की छाया है, शैडो ऑफ द गॉड। मेरे पिता ईश्वर की छाया है। मुझे लगता है ईश्वर की छाया अगर ऐसी होती होगी तो हमें ईश्वर से भी क्या हो जाती होगी? नफरत हो जाएगी यार। ऐसे ईश्वर किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, 1311 में खिज्र खान भी यहां से चला गया। ध्यान रखना, 1311 में खिज्र खान दिल्ली लौट गया। उन्होंने पापा यहां मन नहीं लग रहा मेरा, राजस्थान में तपता है, हालत खराब है, पीने को पानी नहीं, ऊपर से भयंकर बंजर रेगिस्तान राजस्थान का। मेवाड़ तो फिर भी ठीक था इसके। मेरे को लगता है कहीं इसको जालोर वालोर की जिम्मेदारी दे देते ना, भाई मर जाता, हालत खराब हो जाती इसकी। फिर अपन आगे बात करेंगे। जब खिज्र खान वापस लौट गया तो अब सब चित्तौड़ की जिम्मेदारी किसको दी जाए? तो उधर 1311 में जालोर वाले दुर्ग पर अधिकार किया था, और वहां पर कानड़देव सोनगरा का एक भाई था, मालदेव सोनगरा, उसको कहते थे मुछाड़ा मालदेव। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी
मुछाड़ा मालदेव, या मैंने कहा था इस व्यक्ति को हम मालदेव सोनगरा कहते हैं, मालदेव सोनगरा को दी। बोला आज से तू नाटक नहीं करेगा, यहीं बैठा रहे चुपचाप, और दुर्ग को क्या कर, संभाल। मुछाड़ा मालदेव उनका ठीक है साहब, और क्या चाहिए, आपने किला सौंप दिया, वो यहीं रहा। तो ये तो बात हो गई रतन सिंह के टाइम की। एक और बात मैं कहूंगा कि रतन सिंह अंतिम रावल शासक था। रतन सिंह अंतिम रावल शासक था, अंतिम रावल शासक था, क्योंकि इनका कोई पुत्र जीवित नहीं था। तो उसके बाद में जो शासक बने वो राणा थे। तो रतन सिंह के बारे में हम कहते हैं कि ये अंतिम रावल शासक था। इसके बाद में कोई रावल राजा नहीं बना था, उसके बाद में राणा बनेंगे। कल हम जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि उधर सिसोदिया अब हमीर से आगे की लीनेज स्टार्ट हो जाएगी, तो उधर फिर राणा लगेगा नाम के आगे। रावल रतन सिंह अंतिम रावल शासक था, ध्यान रहेगी बात। फिर हम कहेंगे एक तो इस साके की जानकारी, इस साके की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फतूह से मिलती है। मैंने कल भी आपको कहा था, जब रणथंभौर अपन ने पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की दो किताबें हैं, खजाइनुल फतूह और मिफ्ताहुल फतूह। खजाइनुल फतूह जिसका एक और नाम है तारीख-ए-अलाई, वो अलाउद्दीन खिलजी की जानकारियां देती है, और मिफ्ताहुल फतूह जलालुद्दीन की जानकारियां देती है। तो खजाइनुल फतूह से मिलती है, ध्यान रहेगी बात। दो और साहित्य है, उनके बारे में यहीं पढ़ लेते हैं अपन, कंटिन्यू। तो एक राइटर था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। उनके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी बात करेंगे हम हेमरतन सूरी की। किसकी बात करेंगे? हेमरतन सूरी की। मैं पहले बात करूंगा जायसी की, तो मैं कहूंगा किताब लिखी पद्मावत। कौन सी भाषा? तो भाषा थी अवधी। कौन सी भाषा? भाषा थी अवधी। कब लिखी? तो 1560 ईस्वी में लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी खुद कहां का रहने वाला था? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जौनपुर, वहां का रहने वाला था। हेमरतन सूरी तो महाराणा प्रताप का दरबारी था। किसका? तो अपने महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। उधर मैं आपको वापस कोट करवाऊंगा इनको, जब अपन प्रताप पढ़ेंगे हम बात करेंगे इनकी। महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। हम उधर बात करेंगे चक्रपाणी मिश्र, माला संधू, रामा संधू, सादुलनाथ त्रिवेदी। तो उधर में हेमरतन सूरी का भी क्या लेने वाला हूं, नाम लेने वाला हूं। तो इनकी जो किताब थी उनका नाम था गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। आज की क्लास के अंदर अपन ने रण सिंह पढ़ा, छत्र सिंह पढ़ा, सामन सिंह पढ़ा, कुमार सिंह पढ़ा, जैत्र सिंह पढ़ा, हमने तेज सिंह के बारे में पढ़ा, हमने तेज सिंह के बेटे समर सिंह के बारे में पढ़ा, और फिर रतन सिंह के बारे में सारी घटनाएं पढ़ी। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगेन आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो आप सभी को पता है कि उत्कर्ष आप सभी के लिए दिवाली का महाधमाका ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन कोर्स में 90% तक का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। टेस्ट सीरीज हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है भाई, वरना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, तब तक कैसे होगा? और इसमें हम आपको एक्स्ट्रा 6 महीने की क्या दे रहे हैं? वैलिडिटी दे रहे हैं। तो आप चूक मत जाना, ऑफर सिर्फ अपना कल तक के लिए है। तो कल 15 तारीख है, कल आप अपना ऑफर अवेल कर सकते हो, उसके बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो अभी जाइए उत्कर्ष ऐप पर और आप अपने कोर्स का क्या उठाइए? फायदा उठाइए। उत्कर्ष ऐप पे जाइए और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी पे ये ऑफर आपका अप्लाई है। 90% का डिस्काउंट मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, और 6 महीने की एक्स्ट्रा क्या मिलेगी? वैलिडिटी मिलेगी। आप सभी का धन्यवाद अगेन, और उत्कर्ष में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।